हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ। माई सेल्फ गगन कपूर, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सभी सेमेस्टर्स में जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वो मैं पढ़ाता हूँ। आज मैं आपके साथ जो रिसेंटली एसओएल का बीकॉम ऑनर्स का एग्ज़ाम पेपर आया था कॉरपोरेट अकाउंटिंग का, उसके दो बहुत छोटे से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि पहले बुक्स में हमने कभी देखे नहीं हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। आपको हो सकता है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर नहीं, सिर्फ दो क्वेश्चंस। ये पेपर आपके सामने है। मैं चलता हूं इस पेपर में पेज नंबर 5 पर, और पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी पार्ट है। और ये कमाल की बात है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर में जाएंगे जो 2022 में आया था, वहां पर भी आपको मिलेगा। 2023 में भी सेम क्वेश्चन आ गया। कमाल की बात है। क्वेश्चन कहता है आशिका लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताइए जी। इक्विटी कैपिटल है 100 लैक्स की, प्रेफरेंस कैपिटल है 20 लैक्स की, जनरल रिजर्व है 30 लैक्स के, और रीवैल्यूएशन रिजर्व है 5 लैक्स के। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 रुपीज 2 लाख और 23 1 लाख। तो यानी पिछले 2 सालों में कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं। रेट्स ऑफ इक्विटी डिविडेंड, ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड 1920 में 0%, 2021 में 16%, 21-22 में 17%, और उसके बाद 21-22 में देने के बाद 22-23 में ये हमें करंट ईयर में लॉस हो गया। ओके, ये करंट ईयर है 22-23 में जिसकी हम बात कर रहे हैं। उससे पहले 21-20-19 यहां पर डिविडेंड था 0%, यहां पर डिविडेंड था 16%, यहां पर हमें लॉस हुआ था 2 लाख का। क्वेश्चन कह रहा है लॉस हुआ था 2 लाख का, स्टिल हमने 17% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, और करंट ईयर में हमें 1 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस हुआ है कंपनी को, लेकिन कंपनी डिजायर्स टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर 22-23। लॉस होने के बावजूद कंपनी चाहती है कि भाई 10% डिविडेंड दिया जाए। कमेंट अपॉन मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिविडेंड एज्यूमिंग 1 लाख ऑफ डिविडेंड इज नॉट क्लेम्ड। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें से करंट ईयर में ये बात ऐड कर दी गई है कि आपको एंट्रीज भी बतानी है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर से बिल्कुल सेम है। सर बहुत सारे बच्चे तो ये भी पूछेंगे सर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में जो आप कई सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं उसमें से एक एडजस्टमेंट होती है डिविडेंड की। आइए मैं आपको डिविडेंड के बारे में पहले दो चार छोटी छोटी बातें बता दूं, फिर क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो फाइनल अकाउंट्स में आपको ये मिलेगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। सर डिविडेंड जो देने की प्रोसेस है वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? तो बोर्ड डिविडेंड को रिकमेंड करता है। सर बोर्ड डिविडेंड को रिकमेंड करता है, प्रपोज करता है, मतलब क्या बोर्ड डिविडेंड नहीं देता? नहीं, बोर्ड केवल रिकमेंड करता है। किसको? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स एजीएम में आते हैं और एजीएम में वो अप्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई डिविडेंड दे दीजिए, या इसे हम टेक्निकली बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है?
शेयर होल्डर्स, लेकिन उनके लिए प्रपोज कौन करता है? बोर्ड प्रपोज करता है। यहां पर आपसे हो सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में ये पूछ लिया जाए कि भाई बोर्ड ने कहा था कि डिविडेंड देना है 15%, क्योंकि वो प्रपोजल था। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि नहीं, हम तो 18% देंगे। तो लॉ कहते हैं नहीं, ये पावर शेयर होल्डर्स के पास में नहीं है। वो अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव का मतलब ये है कि वो कह सकते हैं कि ठीक है 15% दे दीजिए। वो चाहें तो कम कर सकते हैं कि ठीक है 15 नहीं देना, 12 कर दीजिए, बट दे कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लें तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो उसे इंक्रीज नहीं कर सकते। सर अब शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड को अप्रूव कर दिया तो कंपनी डिविडेंड को पे करेगी विद इन 30 डेज। भाई अप्रूव हो गया तो कंपनी चेक बनाएगी या ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी, जो भी होगा वो 30 डेज में ट्रांसफर करेगी। अब सर ऐसा हो सकता है कि कोई लोग विदेश चले गए हो, किसी के बैंक अकाउंट ऑपरेटिव नहीं आ रहे हो, अब वो अपना डिविडेंड मांगने ही नहीं आ रहे, तो सर कंपनी के तो मजे हो गए, पैसे रख के खा ले कंपनी। ऐसा नहीं है। लॉ कहता है कंपनी को देखो, अगर कोई शेयर होल्डर डिविडेंड नहीं लेता तो आप उसे कुछ समय के बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और फिर ये अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा 7 सालों तक। तो फिर लॉ कहते हैं इसे इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करोगे। ओके, तो एक तो हमने आपको ये स्टेजेस बताई। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। तो ये मैंने आपको फाइनल डिविडेंड के बारे में बताया। इंटरिम डिविडेंड तो बोर्ड ही डिक्लेयर करता है और बोर्ड ही उसको अप्रूव करके दे देता है। ठीक है, वहां कुछ ऐसा नहीं। तो ये रूल फाइनल डिविडेंड के लिए है। फाइनल डिविडेंड के बारे में मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं कि फाइनल डिविडेंड के लिए जब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, मान लीजिए 22-23, तो नेक्स्ट ईयर आएगा 23-24। यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स इस पीरियड के तैयार किए जाते हैं, और यहाँ पर बोर्ड जो होता है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वो प्रपोज करते हैं। कब प्रपोज करते हैं? जब प्रपोज करते हैं तो अगला साल चल रहा होता है, 23-24 में प्रपोज करते हैं, लेकिन वो प्रपोज जो कर रहे होते हैं वो लास्ट ईयर का रिस्पेक्ट में डिविडेंड प्रपोज कर रहे होते हैं, क्योंकि 23-24 में 22-23 की हमें क्या मिलती है? प्रॉफिट पता चलते हैं, तो ये इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, और फिर ये इसको जो है शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं, फिर ये पे हो जाता है। अब मैंने आपको इसकी सारी बातें बताई। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सर क्वेश्चन ये कह रहा था कि डिविडेंड कहां से दिया जाएगा? अगर हमारे पास लॉस हो जाते हैं तो डिविडेंड कहां से दिया जाएगा? यहां देखिए, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स और आउट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कंपनी चाहे तो करंट ईयर में से डिविडेंड दे सकती है, कंपनी चाहे तो अपने पुराने जो रिजर्व जमा किए हुए हैं उनसे डिविडेंड दे सकती है, कंपनी चाहे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी डिविडेंड दे सकती है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके लिए सेक्शन 123 टू सेक्शन आई थिंक 127 तक होते हैं लॉ में, आप पढ़ सकते हैं। नहीं सर हम पढ़ना नहीं चाहते, आप बताओ। तो करंट ईयर में तो हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, हमारे पास करंट ईयर में 1 लाख का लॉस था, तो भाई डिविडेंड देना है, क्या करें? तो लॉ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो आप उनसे डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रूल 3 ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब ये रूल 3 पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आप डिविडेंड अगर पुराने प्रॉफिट्स में से देना चाहते हैं तो ये कंडीशन है जिनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि भाई रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा? आपने कमाया तो है नहीं, करंट ईयर में आपका लॉस आ रहा है, आप डिविडेंड देना चाहते हो, तो रेट क्या होगा? इस पर लॉ कहता है कि रेट शुड नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। लॉ कहता है कि पिछले 3 सालों का
इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 सालों का वो जो डिविडेंड का रेट है उसका एवरेज निकालो। सर एवरेज सिंपल वेटेड, अरे यहां सिंपल एवरेज निकलेगी। क्वेश्चन में देखिए पिछले 3 सालों का डिविडेंड क्या था, 0%, 16%, 17%। यानी यहां पर जो आपका डिविडेंड था पिछले 3 सालों का वो था 0%, 16% और 17%। 3 सालों का एवरेज निकालिए तो 17 प्लस 16 33 डिवाइडेड बाई 3 11%। यानी पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, रूल 3 में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स। यानी ये 3 सालों की एवरेज बता रही है कि 11% से ज्यादा डिविडेंड आप नहीं दे सकते। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कंपनी 10% डिविडेंड देना चाहती है, तो रुको तो अभी और कंडीशन भी तो हैं। डिविडेंड देने के लिए अब आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है तो आपको अपने रिजर्व्स में से वो प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो जो अमाउंट आप निकालेंगे अपने रिजर्व में से उसके लिए भी रूल 3 में कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कहती है कि मैक्सिमम विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व जो आप लेंगे वो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होगा। तो यानी यहां पर जो हम विड्रॉल लेंगे वो लेंगे 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल में इक्विटी है 100 लाख, प्रेफरेंस है 20 लाख। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी पेड अप कैपिटल हो गई 120 लाख। पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। और साथ ही साथ लीजिए फ्री रिजर्व। तो मैंने बार बार आपको बताया है, बाय बैक में आप पढ़ते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आप पढ़ते हैं कि भाई फ्री रिजर्व में आते हैं जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व। तो ये आपका फ्री रिजर्व है और ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है। तो ये हो गया 120 लाख प्लस 30 लाख, ये आपके फ्री रिजर्व हो गए। तो 10% ऑफ 150 लाख यानी 15 लाख। सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि आप 15 लाख से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते अपने रिजर्व से। सर मेरे पास रिजर्व में 30 लाख पड़ा है, लॉ कहता है भले तेरे पास 30 लाख पड़ा होगा लेकिन तू कितना विड्रॉ कर सकता है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व यानी 150 लाख का 10%, 15 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ अब सेकंड कंडीशन में एक और बात कही गई है। वहां कहा गया है कि बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल, ये जो आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल है, गलती मत कर देना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल है। तो इसका मतलब आपके पास जो बैलेंस है वो करंटली है 30 लाख, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ के बाद आपका बैलेंस जो बचेगा वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचना चाहिए। और सर हमारी पेड अप कैपिटल है 120 लैक्स। इसका मतलब मैं 120 लाख का 15%, मिनिमम मुझे 18 लाख तो बचा के चलना है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ये जो विड्रॉल का अमाउंट है ये कितना हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा 12 लाख। समझ में आता है, 30 लाख का बैलेंस है और लॉ कह रहा है कि भाई विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करने के बाद रिजर्व कम होंगे, लेकिन रिजर्व मैक्सिमम जो आपके कम हो सकते हैं 15% ऑफ पेड अप कैपिटल तक कम हो सकते हैं। पेड अप कैपिटल 100 प्लस 20 लाख 120 लाख यानी 18 लाख तक कम हो सकती है रिजर्व। तो यानी 12 लाख रुपीज आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब सर पहला वाला पॉइंट कह रहा है 15 लाख विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है 12 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। तो सर कितना विड्रॉ करेंगे, भाई दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो इसका मतलब आप 12 लाख विड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहां पर मुझे ये पता लग गया कि मैं 12 लाख विड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन लॉ कहता है कि गगन पहले सेट ऑफ करो लॉसेस इंकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहे हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप डिविडेंड देने वाले हो उस फाइनेंशियल ईयर का लॉस क्या था पहले वो एडजस्ट करो, और मेरे उस करंट फाइनेंशियल ईयर का, जिस ईयर का मैं डिविडेंड देने जा रहा हूं, उसका लॉस है 1 लाख। तो लॉ कहता है कि भाई पहले इसमें से 1 लाख का अपना लॉस माइनस करो। तो सर ये हो गया कितना, 11 लाख। ओके, अब सर ये कंडीशंस तो अमाउंट 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 में बात कर रही हैं और ये परसेंटेज में बात कर रही हैं, तो रुको, ये तो मुझे पता लग गया कि मैं जो मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं वो विड्रॉ कर सकता हूं 11 लाख रुपीस, लेकिन इसमें से पहले मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा, और ये 11% रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, ये रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड है। तो पहले मुझे अपना प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से पे करना होगा। तो मेरी प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है बताओगे, 8% ऑफ 20 लाख। तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 8% ऑफ 20 लाख। बताइए जी कितना हो गया, 1,60,000। अब प्रेफरेंस को देने के बाद मेरे पास इक्विटी के लिए क्या बैलेंस बच गया, ये बच गया मेरे पास 9,40,000। और अगर मैं इसका रेट फाइंड आउट करूं, अगर मैं इसका रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड निकालना चाहूं, तो इक्विटी डिविडेंड आता है मेरे पास 9,40,000 इक्विटी डिविडेंड, और ये मेरी पेड अप इक्विटी कैपिटल है 100 लाख इंटू में 100, तो ये हो गया 9.4%। जो विड्रॉल की मेरे पास मैक्सिमम परमिशन है वो बता रही है 9.4% डिविडेंड दिया जा सकता है, तो फिर मैं उससे ज़्यादा कैसे दे दूं। इसका मतलब अब ये जो एवरेज रेट था वो था 11% और विड्रॉल कंडीशन ने कहा 9.4%, तो दोनों में से जो लोअर है वही दे पाऊंगा। इसका मतलब डिविडेंड दिया जाएगा 9.4%। ओके, लास्ट ईयर के 10 ईयर में भी ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन कर दिया। एनी हाउ इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आप एग्जाम में अच्छी कीजिएगा, मुझे समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन ऐसे किया। सर क्या इतना ही क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो कह रहा था एंट्रीज भी बताइए। तो बेटे जब हम डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास रिजर्व्स कम हो जाएंगे। जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल और टू इक्विटी डिविडेंड पेबल। इक्विटी डिविडेंड तो मैंने देना है 9,40,000, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है मैंने 1,60,000, और टोटल जनरल रिजर्व में से मैं निकाल पाऊंगा 11 लाख। 1 लाख रुपीस तो मेरा लॉस एडजस्ट करने में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम इसके लिए एक डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, तो डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हम एक अकाउंट यूज करेंगे, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल बैंक अकाउंट। तो हम इसमें 11 लाख रुपीस ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहें तो प्रेफरेंस डिविडेंड बैंक अकाउंट अलग खोल लेना, इक्विटी डिविडेंड बैंक अकाउंट अलग खोल लेना, मेरे हिसाब से अलग खोलने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, बुक में अलग खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर आएगा मेरा सर जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड होगी तो क्या होगा। जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड होगी तो फिर मैं लिखूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल
डेबिट, इक्विटी डिविडेंड पेबल डेबिट टू, अब नॉर्मल बैंक नहीं, अब मैं लिखूंगा टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। तो हमने 1,60,000 का ये दे दिया, और क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास 1,00,000 रुपीस का डिविडेंड कोई मांगने नहीं आया, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 8,40,000 का डिविडेंड पे कर रहे हैं, 1,00,000 कम पे कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा 10,00,000। अब जो 1,00,000 का डिविडेंड कोई हमसे क्लेम नहीं कर रहा, अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो उसके लिए हम एंट्री पास कर देंगे इक्विटी डिविडेंड पेबल डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। ये 1,00,000 रुपीज हम यहां ट्रांसफर कर देंगे और वेट करेंगे। अगर 7 सालों तक इसे कोई क्लेम करने नहीं आएगा तो फिर ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एक होता है, उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया, देख लीजिए। लास्ट एग्जाम में भी आया था, बिल्कुल सेम फिगर्स थी, सेम क्वेश्चन था। अब की बार भी हो सकता है आपके पास में ये आ जाए, तो हमने ये आपको करवाया कि कुछ सिंपल है। अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, ये मेरे पास में मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स का नोटिफिकेशन मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। इसमें ये हमारा रूल नंबर 3 है, इसमें 4 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए थे कि इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट कम हुए या प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुए, तो कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स upon fulfillment of following conditions. Rate of dividend shall not exceed average rate at which dividend was declared in the 3 years immediately preceding that year. तो ये हमने एवरेज निकाली थी, 11% आई थी। उसके बाद लिखा है कि टोटल अमाउंट जो आप विड्रॉ करेंगे रिजर्व में से shall not exceed 1/10, यानी 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। यहां पर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों का 10% आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर यह लिखा था जो अमाउंट ऑफ विड्रॉ करेंगे उसका यूज आप पहले लॉसेस को सेट ऑफ करने में करेंगे, और लॉसेस आपको उस फाइनेंशियल ईयर के सेट ऑफ करने हैं जिस ईयर का डिविडेंड आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे पुराने वाले लॉसेस को कुछ नहीं करना। और जो बैलेंस ऑफ रिजर्व आपके पास बचने चाहिए विड्रॉल के बाद, यहां लिखा है दैट शेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर फ्री रिजर्व्स नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट के कंपनी जब तक डिविडेंड नहीं दे सकती जब तक वो अपने कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस और डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड नहीं करती आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और अब हम चलेंगे उस दूसरे क्वेश्चन के पास। और दूसरा क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवाना चाहता हूं बहुत ही सिंपल है, इससे भी ज्यादा सिंपल है, वो है पेज नंबर 8 पर। ज्यादा परेशान ना हो, जो बताया है वो कर ले। आइए जी, क्वेश्चन कहता है अमीशा लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी दिए हुए हैं इन लैक्स, 4,000, 6,000, 6,000, 8,000 एंड 4,000। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज विदाउट द ब्रांड, यानी हमारी कंपनी एक ब्रांड से काम कर रही है, अगर वो ब्रांड ना होता तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स क्या होते, ये होते। ठीक है, तो वैसे यहां पर अगर कैश फ्लोज लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। तो ये बताइए आपको कितने एक्स्ट्रा
प्रॉफिट प्राप्त हुए ड्यू टू ब्रांड। सर ये कैसे बताएं? मैंने कहा देखो, आपको प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर में 4000 का, अगर ब्रांड नहीं होता तो प्रॉफिट होता 1000 का, तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहां पर हुआ? 3000। यानी आपने निकालने हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट ब्रांड की वजह से। सर सेकंड ईयर में 4000, थर्ड ईयर में 3000, फोर्थ ईयर में 4000, फिफ्थ ईयर में 3000। ओके, तो ब्रांड की लाइफ हमारी 5 सालों तक है, इसलिए हमने केवल ये 5 सालों तक के ही प्रॉफिट लिए, उसके बाद के हमने नहीं लिए। हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। तो सर अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? तो ये आपके वैल्यू एडिड कंसेप्ट में भी हमने आपको बताई थी, तो अगर आपने वहाँ पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। मतलब आपकी कैपिटल कुछ इक्विटी से आई, कुछ प्रेफरेंस से आई, कुछ लोन से आई, तो उन सब का मिक्सचर करके एवरेज कॉस्ट कितनी आई? 15% हमारी एवरेज कॉस्ट है। अब क्या होगा, ये जो मेरे प्रॉफिट हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हैं, इन प्रॉफिट्स को हम नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपने क्लास 12 से पढ़ा हुआ है सुपर प्रॉफिट्स। ये क्या है? हमारे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ओके, अब वो कह रहे हैं कि आपने वैल्यू ऑफ ब्रांड बतानी है अंडर डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट मॉडल। तो भाई सुपर प्रॉफिट क्या होंगे ये तो मैंने बता दिए। अब सर डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? तो डिस्काउंटेड का मतलब जो है, ये हम फाइनेंस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अभी डिस्काउंटेड का मतलब होता है 1/1 + r⁻n। इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब आपकी बुक में ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इनको रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 0.870, 0.756, 0.658 और 0.572 और 0.497। ठीक है, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके आंसर आएंगे उनका सम निकाल लोगे। सभी का जो सम निकाल लोगे तो वो आपकी वैल्यू ऑफ ब्रांड आ जाएगी। अब मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आएगा 2610, ये आएगा 3024, ये आएगा 1974, 2288 और 1491। और इन सब का जब सबका टोटल निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 11,387 लैक्स। ये हमारी वैल्यू ऑफ ब्रांड आ गई। सर ये वाले फैक्टर हमें पेपर में दिए हुए हैं, लेकिन अगर हमें ना दिए हुए हों तो हमने कैसे करना है? तो मैंने आपको बताया 1 डिवाइडेड बाय 1 + r, तो 1.15 टू द पावर 1। ठीक है, 1 + r कितना है? 15%, और 15% का मतलब होता है 15/100 यानी 0.15। तो जब मैंने इसे प्लस किया तो ऐसे 1.15 आया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 ⁻1। सेकेंड ईयर में 1 डिवाइडेड बाय 1.15 ⁻2। थर्ड में 1 डिवाइडेड बाय 1.5 ⁻3। सिमिलरली 1.154, 1.155। अगर ये पीवीएफ के फैक्टर ना दिए हो तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, और इसे हम सिंपली कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। आप देखेंगे तो ये मेरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर पे आपने जाना है और लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 1.15 और दबाना है इक्वल टू। तो आपका पहला फैक्टर आ जाएगा 0.869। तो ये 86956 ऐसे आ रहा है, तो हम जब 3 डेसिमल पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.870 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, आपने क्या लिखना है कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.15 मैंने यहाँ से लिया है। एग्जाम में अगर 14 आ जाए तो आपने करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.14 और दबा देना है इक्वल टू।
इक्वल टू दबाएंगे तो आपका पहला फैक्टर आ जाएगा, चेक कर लेना। जैसे ही एक बार और इक्वल टू दबाएंगे दूसरे साल का फैक्टर आ जाएगा। जैसे ही एक बार इक्वल टू और दबाएंगे थर्ड ईयर का फैक्टर आ जाएगा, फोर्थ ईयर का फैक्टर आ जाएगा, फिफ्थ ईयर का फैक्टर आ जाएगा। चेक कर लीजिए। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट ब्रांड की वजह से हुआ वो निकालो और उन्हें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके क्वेश्चन में बुक में दिए होंगे, नहीं दिए हो तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। सर एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, यहां लिखना ईयर 1 2 3 4 5, यहां लिखना प्रॉफिट विद ब्रांड, यहां लिखना प्रॉफिट विदाउट ब्रांड, यहां लिखना जो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा कैश फ्लोज आएंगे, ऐसे वर्टिकली लिखना। यहां लिखना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। जो वैल्यूज आपको दी हुई होंगी यहां लिख देना, नहीं दी होंगी तो कैलकुलेटर पे निकाल लेना। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 और इज इक्वल टू दबाओगे तो पहला फैक्टर आ जाएगा, एक बार और दबाओगे दूसरा आ जाएगा, एक बार और दबाओगे तीसरा आ जाएगा। ये सारी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ लिखना, इन सब का टोटल कर देना, जो भी टोटल आएगा वो आपका वैल्यू ऑफ ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, अनकॉमन थे बुक से, ये मैंने आपको बता दिए, और बाकी क्वेश्चंस में हमें समय लगेगा इसलिए हमने आपके ऊपर छोड़ दिए। हालांकि एक पेज नंबर 9 पर भी क्वेश्चन है, ये भी मार्केट वैल्यू एडिड या इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का क्वेश्चन है, ये हमने आपको करवा रखा है, अगर आप चेक करेंगे हमने वीडियो में करवा रखा है। ठीक है, रेगुलर वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बढ़िया आएगा और आप बढ़िया करेंगे, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो हम खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।